हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है चाचा ने भतीजी की शादी बड़े घर में की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माँ बाप के मरने के बाद चाचा ने भतीजी की शादी बड़े घर में कर दी तो सास ने किया कुछ ऐसा कि सभी देखते रह गए। रूही बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका सपना था कि वो बड़ी होकर एक अच्छा डॉक्टर बने, फिर अपनी माँ पापा के साथ हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो माँ बाप की इकलौती संतान थी। रामेश्वर जी और बिमला जी ने रूही को बहुत लाड़ प्यार से पाला और पूरी आज़ादी दे रखी थी। पड़ोस के लोग बोलते थे कि लड़की है, थोड़ा कंट्रोल में रखो, लेकिन रामेश्वर जी रूही को अपना सब कुछ मान चुके थे। अभी रूही 12वीं क्लास में थी, साइंस लेकर पढ़ रही थी। गांव की किसी लड़की ने साइंस नहीं ली थी, अकेले रूही ही थी जो साइंस लेकर पढ़ रही थी। अब रूही का सपना सच होने में कुछ दिन ही बचे थे, तो 12वीं के बाद नीट का एग्जाम पास कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता। लेकिन तभी एक घटना घट गई। रूबी कॉलेज गई थी और उसके पापा मम्मी नानी के घर जा रहे थे। तभी रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और दोनों नहीं रहे। रूही कॉलेज से घर आकर अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगा रही थी तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। अपने नाना के घर फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तभी गांव में एक खबर लहर की तरह फैल गई कि मथुरा जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और 16 लोग मर गए हैं और कई लोग घायल हैं। रूही एकदम से डर गई कि कहीं माँ पापा तो उसी बस में नहीं थे। रूही दौड़कर चाचा चाची के घर गई, जो घर के बगल में ही रहते थे। चाचा तो कभी कभार रूही से बातें कर लिया करते थे, लेकिन चाची हमेशा मुंह बनाकर ही रहती थी। लेकिन रूही को रोते हुए दौड़कर आते देखकर चाची में भी ममता जग गई। चाचा घर में नहीं थे तो चाची को गले लगा लिया और रोने लगी। चाची बोली, क्या हुआ रूही, क्यों रो रही हो? रूही बोली, माँ पापा नाना नानी के घर जा रहे थे और एक एक्सीडेंट हुआ है और माँ पापा का फोन नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। चाची बोली, डरो मत, वो उसमें नहीं होंगे। कब गए थे? रूही बोली, मुझे नहीं पता, मैं कॉलेज में क्लास करके अभी आई हूँ। सुबह माँ पापा कह रहे थे कि ना जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने जाएंगे और शाम तक या कल सुबह तक लौट आएंगे। चाची बोली, रुको, तुम्हारे चाचा को कॉल करती हूँ। जब तक फोन ढूंढ रही थी तब तक रूही के चाचा का फोन आ गया और वो इतना ही बोले कि भैया भाभी नहीं रहे। मीना, मैं एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास ही हूँ, वहां से बहुत रोने की आवाजें यहाँ आ रही थी। मीना यानी रूही की चाची धम से गिर गई और गला फाड़ कर रोने लगी। गांव में लड़ाई भले ही हो, लेकिन अपने दुख में तुरंत साथ हो लेते हैं। रूही बच्ची नहीं थी, समझ गई थी कि उसका शक जो था वो सही हुआ है। पूरा गांव रूही की चाची के घर आने लगे। गांव वाले कभी रूही की चाची को चुप कराते, कभी रूही को। रूही के चचेरे भाई बहन का पूरा घर मातम में छा गया था। रूही के चाचा रूही के माता पिता को लेकर के हॉस्पिटल गए, जहां रामेश्वर जी और बिमला जी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने दोनों के मृत शरीर रूही के चाचा को नहीं दे रही थी, क्योंकि एक्सीडेंट होने के कारण उनका पोस्टमार्टम भी तो करना होता है। रूही रो रो कर सोच रही थी कि ये क्या हो गया भगवान, सुबह मेरी दुनिया में सब थे, अभी कुछ भी नहीं है। सभी के समझाने पर रूही चुप हो जाती और फिर रोने लगती, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। दूसरे दिन रूही के घर में क्रियाकर्म के लिए सब कुछ तैयार होने लगा। उधर से रूही के चाचा भी दोनों मृत शरीर लेकर गांव पहुंच गए। पूरा गांव रो रहा था। रूही के नाना भी आ गए थे। रूही के कोई भाई नहीं था
और रूही लड़की थी तो मुखाग्नि कौन दे। यही सब सोच रहे थे कि रूही बोली, मैं अपने मम्मी पापा को मुखाग्नि दूंगी। गांव वाले और घर वाले रूही को मना करने लगे। रूही चाचा के गले लगकर बोली, मैं दूंगी मुखाग्नि। छोटे पापा बोलिए ना, सबको मैं ही पापा का बेटा हूँ। चाचा ने सबके अगेंस्ट जाकर रूही को ही मुखाग्नि देखने के लिए तैयार कर लिया। पूरा गांव देख रहा था कि आज तक गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रूही के अंदर पता नहीं कहां से इतना हौसला आ गया था। सब उसकी हिम्मत को देख रहे थे। पूरे विधि विधान से मुखाग्नि दी गई और आगे का कार्यक्रम रूही के हाथों से ही हुआ। पूरे काम क्रियाकर्म खत्म होने के बाद नाना मामा रूही को लेकर अपने घर चले गए और गांव के घर में ताला लगा दिया गया। कॉलेज का ट्रांसफर कराना चाहा तो पता चला कि 12वीं के एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। रूही के सारे सपने अपने आप खत्म हो गए थे। रूही के चाचा चाची रूही के नाना के घर गए। रूही गांव आने को तैयार हो गई। चाचा चाची रूही को लेकर गांव आ गए। मामा का मन नहीं था भेजने का, लेकिन भेज दिया। अब रूही गांव के घर में अकेली थी तो चाचा चाची के साथ रहने लगी। इन सब चीजों में 2 महीना लग गए। रूही की पढ़ाई भी खराब हो गई थी। जो रूही 12वीं टॉप करके मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रही थी, अब पास होना भी उसके लिए कठिन लग रहा था। फिर भी माँ पापा को याद करके पढ़ाई करने लगी। अब धीरे धीरे चाची के तेवर भी बदलने लगे। चाचा के सामने चाची कुछ भी ना बोलती। चाचा नहीं होते तो रूही से घर का काम करने को बोल देती। रूही ना चाहते हुए भी सारा काम करती। इस तरह समय बीतता गया और रूही के 12वीं के एग्जाम आ गए। किसी तरह रूही ने एग्जाम दिए, लेकिन सेकेंड पेपर खराब होने के कारण रिजल्ट में बेहतरीन नहीं कर पाई। रिजल्ट आने पर रूही प्रथम स्थान से पास हुई थी। अब कुछ दिन बाद मेडिकल का एग्जाम था और रूही ने तैयारी नहीं की थी तो चाचा ने भी बोल दिया कि मत दो एग्जाम। रूही बोली, मुझे देना है एग्जाम। चाची बीच में बोली कि किसी की कभी सुनती है जो अब सुनेगी। गांव की लड़कियों को 10वीं के बाद ही शादी हो जाती है। इतना पढ़ लिया ना, अब नहीं पढ़ना है। कल बुआ का कॉल आया था, बता रही थी अच्छा लड़का है तो शादी करवा दें इसकी। रूही के चाचा बोले, तुम चुप रहो मीना। लेकिन चाची चुप कहाँ रहने वाली थी। रूही के आंखों में आंसू थे। वो नाना के घर भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ इतनी पढ़ाई करने की परमिशन नहीं थी। अब रूही माँ पापा को याद करके रोने लगी। चाचा बोले, बेटा गांव में सब कोई ऐसे ही बोलते हैं और ये भी बोलती हैं कि बाप माँ मर जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। रूही बोली, मुझे अभी नहीं करनी है शादी चाचा। चाचा बोले, देखने में क्या दिक्कत है, लड़का इंजीनियर है, तुम्हारी बुआ बता रही थी, और मथुरा में उनका अपना मकान है। तो रूही बोली, शहर में शादी, इसका मतलब है उसकी डिमांड बहुत होगी। आप परेशान ना हो छोटे पापा, अभी नहीं करनी है हमको शादी। उसके चाचा बोले, बेटा अब तेरे हिस्से की जमीन जायदाद का क्या होगा, हम चाहते हैं अच्छे से बेचकर तुम्हारी शादी कर दें। रूही बोली, पापा और उसके हिस्से बराबर हुए थे ना, तो अब बराबर बराबर नहीं 3 हिस्से कीजिए, इसके और एक हिस्सा रिया के नाम, एक हिस्सा मेरे नाम और एक हिस्सा अपने नाम रख लीजिए। रूही के चाचा बोले, रिया क्या करेगी बेटा, उसकी भी शादी कर देंगे 18 साल के बाद। रूही बोली, मैं चाहती हूँ कि उसके नाम भी जमीन लिखें ताकि वो आगे की पढ़ाई करे। रूही के सारे सपने खत्म हो गए। वो मेडिकल का एग्जाम देने नहीं जा पाई। अब रूही का बस एक ही सपना था
कि ससुराल में बसना है, वरना जिंदगी भर ताने मिलेंगे। कुछ दिन हुए रूही को देखने लड़के वाले आए। रूही की बुआ भी आई। बुआ कुछ बोलती इससे पहले रूही ने बुआ से अकेले में मिलकर बता दिया कि मैंने अपने हिस्से की जमीन और सब कुछ छोटे पापा को दे दी है, इसलिए उन लोगों के सामने आप कुछ मत बोल दीजिएगा, वरना ज्यादा डिमांड करेंगे। बुआ को भी भौं सिकुड़ गई। तुरंत रूही के चाची के पास जाकर के क्या क्या बातें करने लगी। रूही पढ़ने में ठीक थी तो पढ़ाई को लेकर उनको टेंशन नहीं थी। वो सोच रही थी कि अगर खाना बनाने या कुछ और पूछ लिया तो क्या जवाब देगी। रूही को देखने रूही की सास भी आई थी। रूही उन लोगों के पास गई तो सब रूही को पढ़ाई और उसके नाम के बारे में पूछा और बोल दिया कि जाओ। रूही की सांसें अटकी थी। वो अंदर कमरे में आई और उसने राहत की सांस ली। रूही ने किसी को नहीं देखा, बस उसने सिर्फ अपनी सास को देखा था। उसकी सास रूही से भी खूबसूरत लग रही थी। उम्र मानो दिख ही नहीं रही थी। रूही देखती रह गई उनको। सभी लोग खाना पीना खाकर चले गए। जाते समय सबके सामने रूही फिर गई और सबको प्रणाम किया। रूही की सास ने रूही के हाथ में 2000 रुपए देकर बोली, हमेशा खुश रहो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। रूही मुस्कुरा दी और पैसे चाची के हाथ में दे दिए। बुआ आई तो थी लेकिन जा नहीं रही थी। 2 दिन बाद सब लड़का देखने जाएंगे तो फिर वो साथ में जाएंगी। बुआ ने रूही से कहा, पैसे अपने पास रखो बेटी। रूही बोली, मुझे कोई काम नहीं है, चाची के पास रहेंगे तो कुछ काम आ जाएंगे। अब 2 दिन बाद लड़के के घर रूही के चाचा और बुआ गए। लड़के वाले बुआ के पड़ोस के ही थे तो बुआ सब जानती थी। फिर भी एक बार देखने उसके चाचा गए हैं। जाकर देखा तो घर शानदार बनाया था और बाप का एक ही बेटा था। यहाँ सब कुछ देखकर रूही के चाचा को सब कुछ पसंद आ गया और वो सोचने लगे कि कम दहेज की बात तो हम कर भी नहीं सकते। इतना अच्छा घर, इतना पढ़ा लिखा लड़का है। अब बात लेन देन की आई। चाचा बोले, मैं केवल 5 लाख ही दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लड़के का बाप बोला, आप जितना दे सकते हैं दें और नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़के की कुछ डिमांड है। लड़के को बुलेट और सोने की चेन दे देना। रूही के चाचा मान गए। अब उनको 10 लाख रुपए की शादी के लिए इकट्ठे करने थे। उधर रूही के मामा और परिवार के सब लोगों को बात पता चली तो वह तुरंत रूही के घर आ गए और रूही के हिस्से और घर को अलग करने की बात करने लगे और एक्सीडेंट का मुआवजा 4 लाख रुपए भी मिलने वाले थे। उन्हें भी रूही के नाम करने को बोल रहे थे। रूही सब कुछ देख रही थी। उसके चाचा बहुत उदास थे। रूही बचपन से ही चाचा को छोटे पापा बोलते आई और चाची को चाची ही बोलती थी। रूही को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पापा के साथ ही ऐसी बदतमीजी हो रही हो। रूही बोली कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ मामा जी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ छोटे पापा ही रखें। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। छोटे पापा जो चाहेंगे करेंगे, आप मत बोलिए। रूही की बातों को सुनकर मामा को लगा कि उसका काम नहीं बनने वाला है। वो रूही को समझाने की कोशिश करने लगे तो रूही ने कहा, मैं जो बोल रही हूँ वही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में परेशानी हो, वरना मैं शादी भी नहीं करूंगी और किसी से बात भी नहीं करूंगी और घर से भाग जाऊंगी। और रोते हुए घर के अंदर चली गई। चाची रूही के पीछे पीछे गई और गले से लगाकर रोने लगी और बोली कि कहीं नहीं जाने देंगे तुमको बेटा, तुम हम लोगों के साथ रहोगी। रूही को चाची का अपनापन अच्छा लगा। अब चाचा और मामा में तू मैं होने लगी।
फिर मामा बोले कि रूही को जरा सी भी तकलीफ हुई तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और चले गए। रूही के चाचा कुछ देर बाद रूही के पास गए तो रूही रो रही थी। चाचा के आने की आहट सुनकर सोने का नाटक करके आंख बंद करके लेट गई। चाचा ने देखा कि रूही तो सो रही है तो कंबल डालकर बाहर आ गए। अब चाचा के पास शादी की तैयारी करने का और पैसे का जुगाड़ करने का बहुत कम समय था, क्योंकि 2 महीने बाद शादी थी। रूही लड़का से मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऐसा गांव में नहीं होता था। रूही के चाचा लड़के के घर और लड़के का बखान करते नहीं थक रहे थे। रूही की चाची को बुरा लग रहा था। वो चुप थी, क्योंकि वो भी चाह रही थी जल्दी घर से चली जाए ताकि मेरा सिर ना खाए। लेकिन उसको पता नहीं था कि दहेज में 8 लाख खर्च हो रहे हैं। अब रूही के चाचा शादी की तैयारी करने लगे। रूही की पसंद की सारी चीजें खरीदी गई हैं, कार्ड भी छपवा दिए गए। रूही ने मामा के घर कॉल करके इनवाइट किया, लेकिन मामा मामी ने आने से इनकार कर दिया। बस नाना नानी शादी में आएंगे बोल दिया। रूही सिर्फ 18 साल की थी तो उसको बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा ससुराल में। सगाई का दिन भी आ गया। सगाई में देने के लिए गाड़ी, सामान और पैसे घर में आ गए। रूही अभी तक नहीं जानती थी कि शादी में क्या क्या दिया जा रहा है। उसने अभी अपने चाचा से पूछा ही नहीं था। रूही घर की चौखट पर खड़ी थी तो देखा कि छोटे पापा आए हैं। रूही ने छोटे पापा को पानी दिया और बोली कि छोटे पापा, क्या क्या दे रहे हैं आप? हमको तो कुछ भी नहीं पता। उसके चाचा बोले, तुम टेंशन मत लो बेटा, सब हो जाएगा। क्या करोगी जानकर? अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है, टेंशन लेने की नहीं। रूही बोली, मैं उस घर में जा रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना। रूही के चाचा बोले कि 5 लाख रुपए, एक गाड़ी और एक चैन और दहेज का सारा सामान मांगा है। रूही बोली, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो हंसकर बोली, क्या मैं कंगाल हूँ? ऐसे क्यों पूछ रही हो? रूही बोली, नहीं छोटे पापा, छोटे भाई बहन भी है ना, सब मेरे लिए खर्च मत कीजिए। रूही के चाचा रूही के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कुछ जमीन बेचनी पड़ी है बेटा, तुम्हारी खुशी बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ लेन देन के लिए तुम्हें कभी ताना सुनना पड़े। मैं भी तुम्हारा पिता ही हूँ। रूही इमोशनल होकर सीने से लग गई। चाचा भी इमोशनल हो गए। रूही बोली, आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं छोटे पापा। और रूही चली गई। देखते देखते शादी के दिन भी आ गए और रूही के चाचा की पूरी गांव में तारीफ हो रही थी। सारे काम अपने आप संभाले और सारी विधि विधान भी अपने आप ही किए और रूही अमन की हो गई और ससुराल चली आई। रूही अमन को देखकर खुश हो गई। अमन 21 साल का था, देखने में गेहुआ कलर का था। अपनी माँ जितना गोरा नहीं था, लेकिन दिखता अच्छा था। इंजीनियर था तो बॉडी अच्छी बना रखी थी। रूही भी परी जैसी दिख रही थी। रूही के साथ रिया भी रूही की ससुराल आई। रिया रूही के चाचा की बेटी थी। अभी सिर्फ 9 साल की ही थी तो बहुत छोटी थी, इसलिए उसी के साथ ससुराल पहुंचने के बाद रूही का स्वागत हुआ। रूही का लहंगा इतना बड़ा और भारी था कि वो संभाल भी नहीं पा रही थी। अमन ने सहारा दिया, वरना गिर जाती। फंक्शन शाम को था तो कुछ देर के बाद रूही को आराम करने के लिए उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। अमन ने अभी तक रूही से बात नहीं की थी। रूही रात भर शादी में जगी थी और फिर सफर में थकी हुई थी तो पलंग पर लेटते ही सो गई। अमन आकर चेयर पर बैठे बैठे सो गया। 2 घंटे बाद सास दरवाजे पर आई और बोली, बेटा शाम को पूजा है,
3 बजने वाले हैं। अब सभी पूजा में आएंगे तो उठ जाओ, सब देखेंगे तुमको आकर। रूही ने देखा कि अमन चुपचाप माँ के पीछे खड़ा था। सास चली गई तो रूही बोली, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? अमन हंसकर बोला, क्या बोलूं, वही सोच रहा हूँ। रूही बोली, ठीक है, सोच लीजिए। जब सोच लीजिएगा तो बोलिएगा, मैं इंतजार करूंगी। अमन बोला, आप थकी हैं, मैंने सोचा आप आराम कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए कुछ नहीं बोला। रूही बोली, आप कहाँ थे? अमन बोला, पिछले 2 घंटे से यही रूम में तो था। आप सो रही थी, मैं देख रहा था। रूही बोली, सच में क्या? मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई, सॉरी। अमन बोला, अरे कोई बात नहीं, आराम करना जरूरी था, इसलिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। रूही बोली, शाम को पूजा है तो फिर पार्टी कब होगी? अमन बोला, वो कल रात को है। सुहाग रात से पहले कुल देवी की पूजा नई दुल्हन करती है। रूही ने नजर फेर ली और अमन मुस्कुरा दिया। बस इतनी बात हुई और फिर क्या था, शाम के लिए मेहमान आने लगे। रूही की पड़ोस की ननद आकर रूही की तारीफ कर रही थी और उसी रूम में एक कोने में मोबाइल चलाने के बहाने अमन सब सुन रहा था। अमन भी नया दूल्हा था तो बाहर नहीं जा सकता था। शाम को पूजा हुई, फिर रूही और अमन को खाना दिया गया। सुबह से सिर्फ 2 मिठाई ही रूही ने खाई थी। रूही खाने को देखकर भूल गई कि नई शादी हुई है। पूरा पेट भरकर खाना खाया और फिर सासू माँ से आज्ञा लेकर रूम में चली गई। इधर कमरे का कुछ और ही नजारा था। 2 घंटे में कमरा सुहाग रात के लिए सज चुका था। पूरे बेड पर गुलाब के फूल, छोटी लाइट और अच्छा से बिछाया हुआ कपड़ा। रूही को ये सब देखकर लगा जैसे सपना देख रही है। रूही ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। वो एकदम खुश हो गई। उसके पास मोबाइल नहीं था, वरना 2-4 फोटो तो जरूर लेती। जो मोबाइल था वो चाचा को ही दे दिया था। रूही को अचानक याद आया कि वो रिया को साथ लाई थी। वो बेचैन हो गई। अब वहाँ किसी को जानती भी नहीं थी जो पूछे। रूही की निगाहें अमन या सास को ढूंढ रही थी। एक ननद आई तो उसको बोलकर भेजा कि आप अमन जी को बुला देंगी। वो बोली, भैया से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी, वो डांटेंगे। रूही बोली, तो मम्मी जी को बुला दीजिए प्लीज। वो चिल्लाते हुए बोली, चाची, नई भाभी बुला रही हैं। रूही की सास तुरंत ऊपर आ गई और बोली, क्या हुआ बहू? रूही मम्मी जी बोलकर चुप हो गई, रोने लगी और बोली कि मेरी छोटी बहन कहाँ है? मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं सो गई। अभी तक मैंने उसको नहीं देखा है। रूही की सास बोली, बहू तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरी भी तो बेटी है। तुम्हारी बुआ तुम्हारे सोने के बाद आई थी तो रिया को अपने साथ ले गई। रिया जाना नहीं चाह रही थी, यहाँ भी बहुत मेहमान थे तो मैंने भेज दिया। तुम इतनी चिंता मत करो इन सब के लिए, अब मैं हूं ना। रूही बोली, थैंक यू मम्मी। सास छेड़ते हुए बोली, तुम भोली हो या बन रही हो? कहूँ तो अमन को आने से मना कर दूं कि मेरी फूल सी बच्ची अभी बहुत छोटी है? रूही ने सिर झुका लिया। सास बोली, तुम बहुत छोटी हो बेटा, तेरी बुआ ने तेरी सब कहानी बता दी है तो मुझे लगा तुम मेरे घर के लिए परफेक्ट हो, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। बस अमन मेरे सामने कुछ नहीं बोलता। मैं चाहती हूँ तुम उसकी सच्ची दोस्त बन जाओ, जिससे वो सब शेयर कर सके और खुश रहो दोनों। मैं उन सास जैसी नहीं हूँ जो बोले कि मुझे अगले साल दादी बनना है। रूही कुछ बोलती उससे पहले कोई और चिल्लाई, कमला जी आइए। रूही की सास बोली, तुम आराम करो, और चली गई। रूही ने सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि सास इतनी अच्छी होती है क्या। कुछ देर बाद अमन आया और रूही दूध का गिलास उसको देने लगी जो उसकी जेठानी रखकर गई थी। अमन बोला, ये आपके लिए है, आप पी जाइए।
रूही बोली कि भाभी बोल रही थी कि देवर जी को पिला देना। अमन बोला, वो जो बोल रही थी आपने सुन लिया, और मैं जो बोल रहा हूँ वो। रूही बोली कि मैंने बहुत खाना खा लिया है तो मैं नहीं पी पाऊंगी। अमन बोला, जितना पी सकती हो आप पी लो, बाकी मैं पी जाऊंगा। रूही थोड़ा सा दूध पीकर बोली, पी लिया, और फिर बचा हुआ दूध अमन ने पी लिया। रूही और अमन एक ही बेड पर थे। रूही अमन से 4 साल छोटी थी। ये बात अमन को याद थी, इसलिए उसको पता था कि जल्दबाजी रूही के मन में डर पैदा कर देगी। अमन रूही का हाथ पकड़कर बोला कि क्या आपको एक बात बोल सकता हूँ। रूही एक्साइटेड हो गई। रूही को आज से पहले इतने अच्छे मौके कहाँ मिले थे। रूही, मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ और मैं हर बात माँ की मानता हूँ। ये इतनी धन दौलत, ये शोहरत माँ की कमाई हुई है। माँ दिल की बहुत अच्छी है, बस उनको झूठ से बहुत नफरत है, और लोग अनुशासन में ना रहें तो उनको बुरा लगता है, और आप मेरी परछाई हैं आज से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप माँ को एक बेटी की तरह नहीं, एक बेटी की तरह प्यार करें। माँ जो भी कहें आप सुने। मेरी माँ बहुत सुलझी हुई इंसान है। मैं जानता हूँ वो आपको कभी भी बुरा नहीं बोलेंगी जब तक आप उनको गलत नहीं बोलोगी। रूही अमन को सुन रही थी। अमन बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अब रो जाएगी। रूही माँ बेटे की इस जुड़ाव को समझ गई और बोली कि मैंने आज तक कभी भी इस तरह के कुछ भी फैसले को अमल नहीं किया। बचपन से ही हर चीज करने की छूट थी मुझे, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मम्मी जी को कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अमन बोला, थैंक यू कि आप मेरी बात समझ गई। रूही बोली कि आप मुझे आप ना कहें, मुझे तुम कहें, क्योंकि मेरे पापा माँ को तुम ही कहते थे। अमन बोला, मैं आपको नहीं सबको आप बोलता हूँ। ये आदत मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाई थी कि सबको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। रूही बोली, वैसे मम्मी जी सच में बहुत अच्छी हैं। आपके आने के पहले शाम मेरे से मजाक कर रही थी। अमन बोला, माँ ऐसी ही है, कितना भी काम करें कभी थकती नहीं है। रूही बोली, एक बात बोलूं? अमन बोला, बोलिए। रूही बोली, आप शहर में पले बड़े हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? ये शहर में आम बात होती है। अमन बोला, कॉलेज टाइम में थी, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड थी, जिससे प्लेसमेंट के बाद बात होना बंद हो गई। मुझे अब एक परमानेंट गर्लफ्रेंड मिल गई है। रूही मुस्कुरा दी। अमन धीरे से रूही के माथे को चूम लिया और फिर दोनों प्यार के समुद्र में डूबने लगे। फिर एक लंबे सफर की शुरुआत हो गई। दूसरे दिन पार्टी में गांव से भी सभी आए। पार्टी भी खत्म हुई। जब चाची जाने लगी तो रूही गले लगकर रोने लगी। तो रूही की सास बोली कि अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। उसकी चाची बोली, सही है बेटी, यही है अब तुम्हारी माँ, और ये घर तुम्हारा अपना घर है। छोटे पापा को भी गले लग गई और बोली, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए छोटे पापा, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। जाते समय रूही को पार्टी में जो पैसे मिले थे वो रिया को दे दिए और कुछ चाची को भी दे दिए। चाची लेने से मना करने लगी तो रूही बोली, आपको मेरी कसम है, रख लीजिए ना, भाई बहन के लिए कुछ ले लीजिएगा। रूही की चाची को अब रूही सच में पसंद आने लगी थी। उसने रूही को गले लगा लिया और बोली, सदा खुश रहो बेटी। जाते समय रूही ने साथ में 3 सूटकेस में भरकर सबके लिए कपड़े और मिठाइयाँ गाड़ी में रखवा दिए। अमन ने सबको प्रणाम किया। चाची बोली, दामाद बाबू जल्दी लेकर आइएगा मेरी बेटी को। अमन मुस्कुराकर बोला, हाँ चाची जी। सब चले गए। रूही मायूस हो गई। रूही की सास बोली कि इस तरह जाते समय नहीं रोते बेटा, अब शगुन होता है, और अगर ऐसे जाते समय हर बार रोगी तो मैं उनको बुलाऊंगी ही नहीं। और हंसने लगी। रूही भी हंस पड़ी।
कुछ दिन बीते, अमन रूही को लेकर गांव आया। यहाँ रूही और अमन का अच्छे से स्वागत हुआ। चाची ने रूही को समझाया कि सास की बात सुनना, ज्यादा मुंह नहीं लगाना और दामाद बाबू की भी इज्जत करना। बेटा, बहुत अच्छा परिवार मिला है। रूही अमन से बोली कि बच्चों को कुछ पैसा देने हैं, तो अमन ने पर्स निकालकर रूही को पैसे दे दिए। रूही ने बच्चों को 200 रुपए दिए और 1000 रुपए निकाल कर चाची को दे दिए और बोली कि चाची, बच्चों को मारिएगा नहीं। चाची बोली, नहीं मारेंगे, और आंखों में आंसू आ गए, रूही को भी और चाची को भी। चाची जी बोली, दामाद बाबू, गाड़ी में सामान रखवा दिया है, अच्छे से गाड़ी चलाइएगा। रूही चाचा को गले लग गई। अब अमन ने चाचा जी को प्रणाम किया तो चाचा हाथ जोड़कर बोले, बेटा, मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। भगवान ने उसको बहुत दुख दिए हैं। आप कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दीजिएगा। और इमोशनल हो गए। अमन बोला, आप चिंता ना करें चाचा जी, मैं अब उनके पास हूँ, कुछ नहीं होगा। वो हमेशा मुस्कुराएगी। और रूही और अमन घर से निकल गए। अब अमन की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थीं, तो रूही थोड़ा उदास थी, क्योंकि ससुर दुकान चलाते थे, सास अपना बुटीक संभालती थी और अमन था जो दिन भर रूही के साथ रहता था। लेकिन उसको काम पर जाना था, तो अब रूही दिन भर घर में अकेले रहेगी और शाम को सब मिलेंगे। अभी तुरंत अमन रूही को लेकर बाहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि घर में अमन के सिवा उसके माँ पापा का कोई भी नहीं था। घर पहुंचने के बाद सब ठीक रहा। रूही सफर से थकी थी। सास ने रूही को आराम करने को बोल दिया। रात को सब एक साथ खाना खाने बैठे तो पापा ने पूछा, कब है दिल्ली की फ्लाइट? अमन बोला कि कल 11 बजे। रूही नाराज थी तो सास बोली कि बेटा, अभी नई नई हो, 1-2 महीना यहाँ पर रहो, फिर छुट्टी में आएगा तो हनीमून पर ले जाएगा। रूही का चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। रात भर रूही और अमन सोए ही नहीं। रूही अमन को बोल रही थी, प्यार इतना खराब चीज होता है। अच्छा हुआ मुझे कॉलेज टाइम में नहीं हुआ, वरना मैं पढ़ भी नहीं पाती। आप जा रही हैं तो लग रहा है जैसे जान जा रही हो। अमन बोला, आप थोड़े ही दिन में बहुत समझदार हो गई हो। वैसे आप कल से माँ के साथ बुटीक चली जाया कीजिए, आपका टाइम भी अच्छे से निकल जाएगा। रूही अमन के सीने पर सर रखे हुए थी और बोली, मुझे ना ये सब बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया और किसी को कुछ बोल दिया तो मम्मी जी को गुस्सा करेंगी। इससे अच्छा है मैं घर पर रह लूंगी। अमन बोला, हाँ वो तो ठीक है। दोनों को बात करते करते 3 बज गए। अब रूही बोली, आपकी फ्लाइट है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। और रूही भी सो गई। 7 बजे सास के दरवाजा खटखटाने की आवाज से रूही उठी तो सास बोली, बहू, उसको एयरपोर्ट जाना है, 8 बजे निकलना पड़ेगा, उसको उठाओ। रूही बोल भी नहीं सकती थी कि 3 बजे सोए हैं, तो बोली, ठीक है मम्मी जी। रूही ने अमन को उठाया तो अमन बोलने लगा कि आपने 6 बजे क्यों नहीं उठाया, अब लेट हो जाएगा। रूही बोली, नहीं होगा, आप बाथरूम में जाओ, कपड़े और सारा सामान मैं पैक कर देती हूँ। वो फ्रेश होने लगा तो रूही सब कुछ पैक करके रख देती है। तब तक सासू माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थी। रूही ने चाची के पास खाना बनाना सीखा तो था, लेकिन इतनी तरह के खाने यहाँ बनते थे कि रूही एक टाइम के खाना में सुबह से शाम कर दे, इसलिए सास बनाती थी। कपड़े पहनकर नाश्ते के बाद जाने से पहले अमन ने रूही को एक आईफोन गिफ्ट में दिया और बोला, लाया बहुत पहले था लेकिन जरूरत आज पड़ी है। रूही रोने लगी तो अमन बोला, माँ ये सब देखेंगी तो गुस्सा करेंगी, उसको आते जाते उदास चेहरा पसंद नहीं है। सास के नाम पर रूही ने तुरंत आंसू पोंछ लिए। अमन देख करके खुश हो गया और गले लगा कर बोला, जा तो रहा हूँ,
आपके पास अपनी जान को छोड़कर। आप मेरी रूही का ख्याल रखिएगा, ठीक है? और माथे पर किस कर लिया। रूही बोली, सस्ते शायर क्या बोले, मैं समझी ही नहीं पाई। अमन ने कमरे से बाहर आकर माँ बाप के पैर छुए और बोला, माँ अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। रूही अमन को देख रही थी। अमन की बात सुनकर रूही की सास अमन को देखने लगी और अमन जोर से बोला, मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुन लिया ना? माँ और रूही हंसने लगी। अब अमन चला गया। रूही की सास और रूही ने नाश्ता किया। उसकी सास बोली, बेटा मुझे बुटीक जाना है, आप थोड़ा बर्तन साफ करके 12 बजे अपना और मेरा खाना बना लेना, ठीक है? मैं 1 बजे तक आऊंगी। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। सास के जाने के बाद रूही ने मोबाइल चालू किया, उसमें सिम डाला। देखा तो सिम में सबके नंबर सेव थे। रूही ने तुरंत अमन को फोन लगाया, बोली, हैप्पी जर्नी। अमन बोला, थैंक यू माय लव, और बोला, अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं, अब मैं दिल्ली पहुंचकर कॉल करूंगा, ठीक है? रूही बोली, ठीक है। फिर रूही ने नंबर सर्च किया तो चाची का और चाचा का नंबर भी सेव था। चाची के पास फोन लगाकर बात की। चाची ने भी बहुत खुश होकर रूही से बात की। अब रूही को घर का काम करना था तो करने लगी। काम करने के बाद खाना बनाया। 1 बजे सास आई तो दोनों ने साथ में खाना खाया। इसी तरह से अब रोज का काम हो गया था। अब रूही थकने लगी थी। वो बोली कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ मम्मी जी। सास बोली, बेटा क्या करोगी? कल से मेरे साथ बुटीक चलो। रूही बोली, नहीं। सास बोली, तो कुछ तो होगा जो तुमने बचपन से सोचकर रखा होगा। रूही बोली, वो अब नहीं हो सकता है मम्मी जी, इसलिए मैं किसी और चीज के बारे में सोच रही हूँ। सास बोली, बताओ तो सही। रूही बोली, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई। माँ पापा के लिए सपना था, अब सपना ही रह गया। अब माँ पापा नहीं है तो सपना भी नहीं है। रूही की सास बोली, मैं कौन हूँ तुम्हारी? देखो बेटा, खाली दिमाग शैतान का घर है। अभी इतनी छोटी हो, अभी से घर और परिवार के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो और कुछ बन जाओ। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो मैं भी एक डॉक्टर की माँ बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक डॉक्टर की माँ बनने का सौभाग्य दोगी? रूही बोली, अमन जी क्या कहेंगे? सास बोली, अमन का क्या है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। वो मना कर देगा तो मैं मना लूंगी। तुमको करना है और मुझे करवाना है, बस। रूही बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगी। रूही की सास ने रूही के चाचा को कॉल लगाई और बोली, समधी जी एक काम कर सकते हैं? रूही के चाचा बोले, क्या हो गया, बोलिए ना। रूही की सास बोली, मेरी बेटी की सारी पढ़ाई के सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं यहाँ इसका एडमिशन करवा दूंगी। रूही के चाचा बोले, जरूर, क्यों नहीं, मैं सब कुछ कल ही ला दूंगा। रूही के चाचा दूसरे दिन पहुंच गए। रूही ससुराल में भी उन कपड़ों में थी जो वो घर में पहनती थी। उसके चाचा बोले कि बेटा ये कपड़ा क्यों? तो रूही बोली, छोटे पापा ये माँ ने पहनने को बोला है, साड़ी नहीं पहनने को बोली है। सास ने रूही को नेट की प्रिपरेशन के लिए ट्यूशन दिलवा दिया। काफी समय से पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ना रूही को अटपटा सा लग रहा था, लेकिन उसको अब ये करना था तो वो मेहनत करने लगी। सुबह कोचिंग जाती, दिन भर कमरे में पढ़ती और शाम को भी ट्यूशन जाती। रूही की सास को पड़ोस के लोग बहुत बोलते, लेकिन रूही को वो बेटी मान चुकी थी। अब अमन छुट्टी में घर आया तो हनीमून पर जाने का प्लान रूही ने कैंसिल कर दिया और अमन रूही को केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा देता। रूही बायोलॉजी खुद करती, उसका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने लगा। अमन को पढ़ाते पढ़ाते कभी छप्पी तो कभी पप्पी मिल जाती। अमन खुश हो जाता। रूही ने पूरी 1 साल मेहनत की। पूरी 1 साल तक घर में एक नौकर रखा गया ताकि रूही को दिक्कत ना हो। रूही के टेस्ट में भी नंबर बढ़ने लगे।
400 से 500, 500 से 550। अब रूही मन ही मन एम्स के टारगेट कर रही थी और उसका लक्ष्य 620 का था और एग्जाम में भी अभी 3 महीने बचे हुए थे। रूही मेहनत करने लगी और एग्जाम तक इतना हो गई कि अब उसको दिक्कत नहीं होती थी। वो जान गई थी कॉलेज तो मिल जाएगा, बस ज्यादा मेहनत की तो एम्स भी मिल जाएगा। रूही अपनी सास को मम्मी जी से माँ जी और माँ जी से सिर्फ माँ कहने लगी, पता ही नहीं चला। उसकी सास को पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, लेकिन रूही को मोटिवेट बहुत करती। उसके बालों को चंपी करना, कभी कभी बुक पढ़ते पढ़ते वो कब सास की गोदी में सो जाती पता नहीं चलता था। सास ने उसको बहू समझना ही छोड़ दिया था। रूही के एग्जाम से महीना पहले अमन ने छुट्टी ली, लेकिन सास ने मना कर दिया कि जब एग्जाम होंगे तो एग्जाम दिलाने आना, अभी मत आओ। रूही चाहती थी कि आ जाए, लेकिन रूही अमन के रहने से उतना डेडिकेटेड नहीं कर पाती। सास की हिदायत थी कि रात को ही 11 से 12 बजे तक बात करनी है और बिना मतलब के मोबाइल नहीं छूना है। रूही सब कुछ वैसे ही फॉलो करती थी जैसा सास कहती थी। एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया था। एग्जाम मथुरा सिटी में था, लेकिन घर से 10 किलोमीटर दूर था। अमन एग्जाम के 2 दिन पहले आया और पूरा सिलेबस को रिवीजन कराया। अमन को भरोसा था कि रूही एग्जाम में अच्छा करेगी। माँ को बताया कि 21 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और एम्स के लिए 1000 रैंक तक रहना पड़ेगा। रूही की सास बोली, रूही ने मेहनत की है, हमको पता है हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो ये घर बेच दूंगी, लेकिन इसको मेडिकल करवाऊंगी। अमन बोला, माँ मैं कहाँ रहूंगा, घर बिक जाएगा तो। रूही बोली, अपने ऑफिस में। रूही के एग्जाम का दिन आ गया। सुबह सुबह रूही तैयार हुई। सास बोली, सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर लगा लो और कुछ भी मत पहनो, एग्जाम सेंटर में दिक्कत रहेगी। रूही बोली, आप कैसे जानती हैं माँ? सास बोली, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरी बुटीक में महिलाएं और लड़कियां आती हैं तो बताती हैं ना कि एग्जाम सेंटर के में सारे जेवर उतरवा देते हैं। रूही ने भगवान के आगे हाथ जोड़े, फिर अपने माँ पापा को याद करके और फिर सास के पैर छुए तो सास बोली, एग्जाम में टॉप आओ। रूही एग्जाम देने गई। एग्जाम सेंटर में अच्छे से एग्जाम दिया और कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के थे जो टफ थे, बाकी बायो और केमिस्ट्री तो अच्छे से कर आई थी। एग्जाम देकर बाहर आई तो बोली कि थोड़ी सी गलती हो गई है। घर आने के बाद रात तक सब कोचिंग वालों ने आंसर की लिस्ट जारी कर दी। अमन ने मिलाई तो पता चला कि 630 के लगभग सही हो गए हैं। रूही खुश होकर सास के गले लग गई और बोली, माँ सच में मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हैं। मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरी माँ जैसी कोई सासू माँ नहीं है। रूही के हौसले के आगे पड़ोसी और रिश्तेदार टिक नहीं पाते और ना ही टिक पाएंगे। रूही अपने शहर के टॉप 10 स्टूडेंट में 7वें नंबर भी थी। उसके 624 नंबर आए थे और दिल्ली एम्स में एडमिशन लिया। वहाँ अमन भी काम करता था। रूही की सास की सख्त हिदायत थी कि जब तक ये डॉक्टर नहीं बन जाती तुम लोग बच्चा नहीं करोगे। रूही को हॉस्टल मिला, लेकिन उसने नहीं लिया और पति के साथ रहने लगी। उसका पति रोज छोड़ने जाता था। सबको लगता था कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। धीरे धीरे रूही की पढ़ाई कंप्लीट हुई। अमन रूही की डिग्री और प्लेसमेंट के बाद पापा का बिजनेस संभालने लगा और रूही मथुरा में एक अच्छी जानी पहचानी हस्ती बन गई और सारा क्रेडिट अपनी नई माँ यानी सासू माँ को देती और मन ही मन भगवान को थैंक्स कहती कि माँ पापा छीनने के बाद इतने अच्छे लोगों को मुझसे जोड़ दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।